नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें दोस्तों हम आप लोग हैं एकदम कुछ इसी प्रकार के ही आप पेपर में आने वाले। आप उन गद्यांशों को ध्यान से ताकि जब आप पेपर दे जाएं तो आप उन गद्यांशों को बहुत ही कार्य से हल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल चलिए आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आपको PDF की लिंक चाहिए होगी, इस गद्यांश वाले PDF की लिंक चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं पे हम इस PDF की लिंक आपको दे देंगे। साथ ही साथ जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपका वो वीडियो छूटे ना, नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो फिलहाल चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा दोस्तों जो JNV का पेपर है उसमें एक पहले रीजनिंग आता है ना, एक रीजनिंग आता है, दूसरा मैथ और तीसरा हिंदी आता है। तो जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं हिंदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों को गद्यांश पढ़ाने वाले हैं जिसको हम लोग भाषा परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ निर्देश दे रखा है कि इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। इस भाषा खंड में भाषा परीक्षण में आपको 4 अनुच्छेद मिलेंगे। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न है। ठीक है, एक अनुच्छेद में 5-5 क्वेश्चन है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए, मतलब 204 ऑप्शन दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या ABCD है। इनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को गोला करें। तो दोस्तों ये सब बातें तो मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बहुत से मॉडल पेपर हल कराए हैं तो उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आइए अब हम लोग डायरेक्ट गद्यांश पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा दोस्तों हमारा पहला गद्यांश। देख पा रहे होंगे आप, पहला गद्यांश जो है हमारा वो नवोदय के ही बारे में दे रखा है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों कि जो मैं आज आप लोग के लिए वीडियो लाने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ कुछ इसी प्रकार के गद्यांश आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए आइए इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद पहला है जिसको हम लोग गद्यांश कहते हैं। नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है जहां बच्चों का छात्रावास में रहना अनिवार्य होता है। मतलब दोस्तों जहां छात्र रह कर पढ़ते हैं उसे आवासीय विद्यालय कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ कह रहा है कि छात्रावास में रहना अनिवार्य होता है। नवोदय में लड़कों तथा लड़कियों के छात्रावास अलग अलग होते हैं। मतलब दोस्तों नवोदय में लड़के और लड़कियाँ अलग अलग रहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वरिष्ठ छात्र तथा कनिष्ठ छात्रों के छात्रावास भी अलग अलग होते हैं। मतलब दोस्तों लड़कियों का हॉस्टल अलग और लड़कों का हॉस्टल अलग, साथ ही साथ जूनियर बॉयज़ का हॉस्टल अलग और सीनियर बॉयज़ का हॉस्टल अलग होता है। ऐसे ही सीनियर गर्ल्स और जूनियर गर्ल्स का भी हॉस्टल अलग अलग होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कुल मिलाकर यहाँ छात्रावास के लिए 4 वर्ग होते हैं। दोस्तों 4 हॉस्टल बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ इस प्रकार नाम है उनका, शिवालिक, उदयगिरी, नीलगिरी। ठीक है, ऐसे ही उनके नाम हैं। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि जिनके नाम पर्वतों, देखिए यहाँ पे खुद ही बताया है कि जिनके नाम पर्वतों, अभी देखिए आपको चारों हॉस्टल के नाम पता चलने वाले हैं। जिनके नाम पर्वतों के नाम पर रखे गए हैं। चारों छात्रावास के नाम देखिए, पहला दोस्तों हॉस्टल अरावली, फिर नीलगिरी, शिवालिक तथा उदयगिरी है। समय समय पर तरह तरह की प्रतियोगिताएं इन छात्रावास के छात्रों के बीच होती रहती हैं। मतलब दोस्तों कि इन हॉस्टल के बीच भी तरह तरह के कंपटीशन होते रहते हैं। खासकर खेल कूद की प्रतियोगिताएं काफ़ी रोमांचक होती हैं जिनसे छात्रों में खेल भावना का विकास होता है। तो दोस्तों ये आपको नवोदय जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में 1% चीज़ों को बताया गया है इस गद्यांश में। ठीक है, तो फिलहाल अभी 1% है, पास कर लेंगे तो पूरा 100% हो जाएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है दोस्तों कि नवोदय विद्यालय के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए कह रहा है कि यह आवासीय विद्यालय नहीं है। हाँ दोस्तों यह आवासीय विद्यालय, यहाँ छात्रों को रहना पड़ता है। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। क्या ये आवासीय विद्यालय नहीं है?
ये गलत है कि सही। उसके बाद देखिए इसमें खेल कूद की शिक्षा भी दी जाती है। फिर छात्रावास के नाम महासागरों के नाम पर रखे गए हैं। उसके बाद छात्रावासों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ हमसे जो पूछा जा रहा है दोस्तों उसकी बात कर ली। तो देखिए पहला गलत हो गया, क्योंकि पहला जो कहा जा रहा है वो कह रहा है कि यह विद्यालय आवासीय विद्यालय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आवासीय विद्यालय है। दूसरा जो कहा जा रहा है दोस्तों वही एकदम राइट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों नवोदय विद्यालय में खेल कूद की भी शिक्षा दी जाती है। तीसरा ऑप्शन गलत है, छात्रावास के नाम महासागरों के नाम पे नहीं, पहाड़ पर्वतों के नाम पे है। और जो चौथा ऑप्शन है छात्रावास 2 वर्गों में, नहीं दोस्तों, छात्रावास 4 वर्गों में डिवाइड है। आइए आपको दिखा देते हैं एक बार गद्यांश में फिर से, अगर आपने नहीं देखे हो तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं कि ये देखिए यहाँ 4 वर्गों में छात्रावास के नाम अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नवोदय के, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवोदय के छात्रावासों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब दोस्तों जो नवोदय का छात्रावास यानी जो हॉस्टल है उसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो मैंने अभी बताया कितने, 4 वर्गों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा पर्वत का नाम नहीं है। शिवालिक, हाँ दोस्तों पर्वत है। उदयगिरी पर्वत है। अरावली पर्वत है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, ये पर्वत नहीं है। तो ये सही हो गया, मतलब सही होने का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए 64 नंबर, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नवोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। लीजिए अब आपसे संधि विच्छेद भी पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि नवोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन 9 प्लस उदय। उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा वर्ग शब्द का समानार्थी है। मतलब दोस्तों वर्ग कह रहा है, वर्ग शब्द का समानार्थी यानी क्या है, पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन खंड, फिर स्थिति, फिर आकार, फिर प्रकार। तो देखिए वर्ग मीन से जो होता है दोस्तों, मतलब कि देखा एक प्रकार से देखा जाए तो भाग होता है, तो इसका जो समानार्थी होगा वो खंड होगा। क्या होगा, खंड होगा। कहते नहीं है एक खंड, जैसे आपके नवोदय में ही पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड है ना। आपके जो पेपर मैंने आपको जो मॉडल पेपर कराया था, गेस्ट पेपर जब मैंने आपको कराया था, मैंने बताया था पहले खंड में आपको रीजनिंग, दूसरे खंड में मैथ, तीसरे खंड में हिंदी दे रखी है। तो वही वर्ग, ठीक है, वर्ग और खंड एक प्रकार से देखे जाएँ तो एक ही शब्द है। तो दोस्तों ये पहला गद्यांश था। चलिए आइए दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। देखिए दूसरा गद्यांश है हमारा कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। अभी आपको नाम बताते हैं। ये विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है दोस्तों, ये महाद्वीप हैं। देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिका। तो आपको मैं बताना चाहूँ कि दोस्तों जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें तो जीवन संभव है, लेकिन जो अटलांटिका है इसमें जीवन नहीं है, यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं। तो 7 महाद्वीप है, ध्यान रहे कि हमारा भारत किस महाद्वीप में है, तो एशिया में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों जो एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद हमारा भारत इसी महाद्वीप में आता है। तो मैंने अभी ये भी बताया कि भारत भी कहाँ आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों जो कर्क रेखा है वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। अगर आप एशिया महाद्वीप की बात करें, मैप में आप देखें तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संपूर्ण भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। पहले दोस्तों यूरोप और एशिया को मिलाकर एक साथ में लोग यूरेशिया कहते थे। जब मान लीजिए इतना ज़्यादा निर्माण नहीं हुआ था तब की बात मैं बता रही हूँ। तो यूरोप प्लस एशिया के संपूर्ण भूभाग को मिला के क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूरोप और एशिया पास पास ही हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा है।
देखिए जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है, बट उसी के नज़दीक है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है या 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब चलिए आइए आपको क्वेश्चंस कराते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप है और 5 महासागर हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए चाहे जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों में ही सबसे बड़ा कौन है, एशिया महाद्वीप है। क्या है दोस्तों, एशिया महाद्वीप। चलिए आइए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्वत एशिया और यूरेशिया को अलग करता है दोस्तों। एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह कथन किस महाद्वीप का संकेत करता है, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए ये आपको गद्यांश दिखाते हैं जहाँ पे ये वाक्य कहा गया है, ठीक है। वहाँ पर उसके बाद पूछा जा रहा है कि जो यह बोला गया वो किस महाद्वीप के लिए बोला गया है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है कि यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों जो बात की जा रही है वो पूरा के पूरे एशिया महाद्वीप की बात की गई है। तो दोस्तों जो यहाँ क्वेश्चन हमारा है देखिए कि यह महाद्वीप गोलार्ध में स्थित है, यह कथन किस महाद्वीप की ओर संकेत कर रहा है दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप की ओर संकेत कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, इसका 5वां, एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है। तो दोस्तों एशिया के ही पश्चिम में यूरोप है। क्या है, यूरोप है। इन दोनों एशिया और यूरोप को मिलाकर हम कहेंगे यूरेशिया कहेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला गद्यांश हम लोग देख लेते हैं। अगला गद्यांश हमारा देख लीजिए कुछ इस प्रकार है कि शाक्य, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, शाक्य कुल के राजा सुधोधन तथा रानी माया की कोख में जन्मे बुद्ध की कहानी हर किसी को सुननी चाहिए। दोस्तों अब जो हमारा तीसरा गद्यांश है ये महात्मा बुद्ध के बारे में है, ठीक है। चलिए, यह माना जाता है कि वह एक पेड़ के नीचे लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कौन दोस्तों, बुद्ध, ठीक है। शिशु को सिद्धार्थ नाम दिया गया, मतलब जो उस पेड़ के नीचे बच्चा जन्म लिया उसे सिद्धार्थ कहा गया, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अपने उद्देश्य को क्या करे, प्राप्त करे। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है कि राजा अरे रुक जाइए थोड़ा सा, फिर यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है राजा शुद्धोधन अपने बेटे के महान राजा बनने की कामना करते हुए उसे मानवीय पीड़ा के साथ साथ धार्मिक शिक्षाओं के संकल्प में आने से रोकने लगे। देखिए जो राजा शुद्धोधन थे उनका बेटा सिद्धार्थ था, यानी जिसको हम लोग बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखिए वो जो उनके पिताजी थे वो चाहते थे कि मेरा बेटा राज करे, इसलिए वो उससे मानवीय पीड़ा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा के संपर्क में आने से रोकते थे, ठीक है। ताकि मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमारा बेटा समाज ना देखे, ठीक है, और यही राजमहल में राज करे। उसके बाद देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है कि कपिल वस्तु के राजकुमार के रूप में 29 साल बिताने के बाद सिद्धांत को आखिरकार असली दुनिया के बारे में पता चल गया। देखिए उनके पिता ने मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उनके पिता ने उन्हें दुनिया देखने ही नहीं दी थी, राजपाट में ही मतलब एकदम से बिजी रखा था। तो जब उन्होंने आखिरकार असली दुनिया देख ली, दुनिया की समझ से आभास हुआ कि वह साधना से सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसा किसको लगा, सिद्धार्थ को लगा कि वह साधना से सभी दुखों को दूर कर सकते हैं और एक तपस्वी बन सकते हैं। और इस तरह उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शाही जिम्मेदारियों और अपने परिवार को छोड़ने का फैसला, यहाँ तक दोस्तों सिद्धार्थ की शादी भी हो जाती तब पर भी वो अपने घर परिवार सबको छोड़कर तपस्वी बनने के लिए चला जाता। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है
कि इस गद्यांश में किसकी कहानी बताई गई है दोस्तों? तो इस गद्यांश में बुद्ध की कहानी बताई गई है। किसकी बताई गई है? गौतम बुद्ध की कहानी बताई गई है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिद्धार्थ कहाँ के राजकुमार थे? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सिद्धार्थ कहाँ के राजकुमार थे। तो देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, कपिलवस्तु, प्रयागराज, कुशीनगर, संत कबीर नगर। तो अगर आप देखे होंगे तो इन चारों ऑप्शन में से केवल ए ही हमारे गद्यांश में आया था। तो सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजकुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि किस कारण सिद्धार्थ ने घर परिवार छोड़ने का फैसला किया? तो दोस्तों किस कारण उन्होंने घर परिवार छोड़ने का फैसला किया? बीमारी के कारण? ऐसा कुछ नहीं है। गरीबी के कारण? ऐसा भी कुछ नहीं था। पैसा कमाने के लिए? वो तो पहले से ही राजा के बेटे थे। तो इन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही घर परिवार छोड़ने का फैसला लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था दोस्तों? तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर अपना छोड़ दिया था। चलिए आइए आखिरी गद्यांश, चौथा नंबर गद्यांश आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारा चौथा नंबर गद्यांश, बारहसिंगा हिरण प्रजाति के बड़े आकार का शानदार वन्य पशु है। अब बारहसिंगा के बारे में बात हो रही है। इस वन्य जीव को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना राज्य पशु घोषित किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? बारहसिंगा। दुर्लभ वन्य जीव होने के कारण इसे संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। मतलब दोस्तों ये अभी संकटग्रस्त, इसके ऊपर संकट मंडरा रहा है। अगर इसकी सही से देखभाल नहीं की गई दोस्तों तो बारहसिंगा हमारे भारत से विलुप्त हो सकता है। फिर अगले देखिए, बारहसिंगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर अभ्यारण्य, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बंगाल के सुंदरवन के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भी बारहसिंगा की दूसरी प्रजाति पाई जाती। ठीक है, और बारहसिंगा की कंधे तक की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 170 से 180 किलोग्राम तक होता है। यह प्रायः नम दलदली घास वाले क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। बारहसिंगा प्रायः समूहों में पाए जाते हैं। इनके सींग 75 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अधिकांश बारहसिंगों के सींग में 10 से 14 तक शाखाएं होती हैं। अधिकतम 20 शाखाएं वाले बारहसिंगा भी देखे गए। देखिए बारहसिंगा जिसके 12 सींग होती है, वैसे देखिए 12 सींग मतलब 10 से 14 तक हो सकती है। ठीक है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी, और 12 शाखाएं वाले भी बारहसिंगा देखे गए हैं। ठीक है, 20 शाखाओं वाले। अब आइए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बारहसिंगा किस प्रजाति का जानवर है दोस्तों? तो ये जो हिरण प्रजाति का एक जानवर क्या है? बारहसिंगा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बारहसिंगा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। आइए आपको गद्यांश में दिखाते हैं। पहले ये देखिए, कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य का राज्य पशु घोषित किया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में कहाँ बारहसिंगा नहीं पाए जाते हैं? तो हस्तिनापुर, सुंदरवन, काजीरंगा। अयोध्या का नाम इस गद्यांश में नहीं आया है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अयोध्या। अब देखिए, कह रहा है कि बारहसिंगा का पसंदीदा क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? दलदली घास के मैदान में बारहसिंगा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एकदम आखिरी क्वेश्चन है ये हम लोग का, जो कि क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समझने लायक है। देखिए क्वेश्चन है कि गद्यांश में वर्णित हिरण की प्रजाति को बारहसिंगा कहा जाता है क्योंकि इनके 12 सींग होते हैं, इनके 12 पैर होते हैं, इनकी सींग शाखेदार होती हैं, ये चालाक होते हैं क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका एकदम करेक्ट आप आंसर बताएं तो यहाँ जो बारहसिंगा क्यों कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि इनकी 12 सींगें होती हैं। ठीक है, या फिर
आपको लग रहा होगा कि इनकी 12 सींगें होती हैं या फिर इनके सींग शाखादार होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि इनके 12 पैर होते हैं और वे चालाक होते हैं, ऐसा कुछ गद्यांश में नहीं कहा गया है। तो देखिए, आप अगर सबसे ज़्यादा जो सही होगा दोस्तों, तो वो होगा कि इनके सींग शाखादार होती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर 12 सींगा में 12 ही सींग हो, इसलिए पहला ऑप्शन उतना ज़्यादा सही नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये मैंने आपको देखिए पूरे 4 गद्यांश करा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बगल में आए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी पता चले कि पेपर में किस प्रकार से गद्यांश आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।